गुड इवनिंग। आज हम लोग बीट स्टार्ट करने वाले हैं यार। अब बीट्स क्या होता है पहले ये देखते हैं। और ध्यान से समझना इसको थोड़ा। क्या बोल रहे हैं? व्हेन टू साउंड वेव्स, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज traveling in a medium along the same direction superimposed on each other, the intensity of the resultant sound at a particular position rises and falls regularly. अगर उनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी तो जो साउंड का इंटेंसिटी होगा एकदम से बढ़ेगा और एकदम से कम होगा विद टाइम। दिस फिनोमेना ऑफ रेगुलर वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विद टाइम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इज कॉल्ड बीट। किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो साउंड की इंटेंसिटी अप एंड डाउन होगी उसको हम बोलते हैं बीट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बीट्स का कंसेप्ट। बस इसमें जो मेन चीज हमें याद रखनी थी वो ये थी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए, ये याद रखो बस। सर हाँ सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सर अगर सेम हो तब तो सर कहीं पे मैक्सिमम हो जाएगा, कहीं पे फिर जीरो इंटेंसिटी हो जाएगा। बीट्स ही नहीं जनरेट होंगे वहां पे। क्यों नहीं सर जनरेट होगा? उसमें तो सर नोड और एंटी नोड बन जाएंगे फिर। तो उसको बीट थोड़ी ना बोलोगे। अच्छा, वहां दोनों अलग पे अलग हो गया। हाँ 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 हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो गया ना तो वहां पे होगा हाँ इंटरफेरेंस। हाँ इंटरफेरेंस सर। पढ़ा था ना शुरुआत में, इंटरफेरेंस पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो हाँ जनरली सर। हाँ यही पूछता है कि बीट्स में, मतलब बीट्स में और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस में हम लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा तो भी चलेगा, स्लाइटली डिफरेंट हो तो ज्यादा अच्छा है, सेम होगा तो बहुत ही अच्छा है। और बीट्स में वो क्या बोलता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होने चाहिए। इसमें कंपलसरी है ये। हाँ, इसमें ये कंपलसरी है कि स्लाइटली डिफरेंट, अलग अलग ही होने चाहिए तभी बीट जनरेट होंगे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रहे हैं। अब वन बीट का मतलब क्या पहले वो समझते हैं। If the intensity of the sound is maximum at time t equal to 0, one beat is said to be formed when intensity become maximum again after becoming minimum once in between. मतलब दूसरी बार जीरो होने से पहले जब एक बार मैक्सिमम हो जाएगा उसको हम वन बीट बोलते हैं। बीट पीरियड क्या होता है? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव बीट्स, यानी कि या तो टू सक्सेसिव मैक्सिमा हो जाए, वही टू सक्सेसिव मैक्सिमा ही हो जाए, क्योंकि उसी को तो हम बीट बोल रहे हैं। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, मतलब बीट तुम्हें सुनाई कब पड़ेगी। द इंप्रेशन ऑफ साउंड हर्ड बाय आवर ईयर्स परसिस्ट इन आवर माइंड फॉर 1/10 ऑफ अ सेकेंड। कोई भी चीज हमें सुनाई तभी पड़ती है, या हम किसी भी दो साउंड में डिफरेंस तब क्रिएट कर पाते हैं जब उनके बीच का टाइम डिफरेंस 1/10 सेकेंड से ज्यादा हो। इफ अनदर साउंड इज हर्ड बिफोर 1/10 सेकेंड इज ओवर, the impression of the two sound mix up and our mind cannot distinguish between the two. So for the formation of distinct beats, frequency of two sounds, two sources of sound should be nearly equal to the 1/10 of the second. अब बीट्स का इक्वेशन समझते हैं तो तुम्हें ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे ऊपर वाले पॉइंट। बीट्स का इक्वेशन कैसे बन रहा है? एक वेव ले ली उसने y1 इक्वल टू a sin ओमेगा 1t, और इसी को हम लोग को 2πn1 लिख देते हैं, और दूसरी है a sin ओमेगा 2t। अगर हम देखेंगे तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी मैथमेटिक्स तुम्हें मैं साइड में दिखा रहा हूं, तो हमें क्या दिख रहा होगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह पे मैं लिखूं ओमेगा 1 की जगह पे 2πn1t प्लस a साइन 2πn2t, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों में से मैं a कॉमन निकाल लूंगा, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई टी n1 प्लस n2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो ये टर्म दिख रहा है ना, एक ए वाला टर्म और ये वाला टर्म,
इसको पूरे को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, 2 वाला भी 2b इसी के साथ में कर देते हैं। तो ये जो 2a cos पाई टी n1 माइनस n2 ये दिख रहा है, इसके साथ में हमें एक दिख रहा है साइन पाई टी n1 प्लस n2, कितना दिख रहा है। इस पूरे को मैं एक एम्पलीट्यूड दे दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा a, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई टी n1 प्लस n2। तो ये हमारी बीट की फाइनल इक्वेशन ये आ रही है, जहाँ पे a का वैल्यू हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो भी इन दोनों के रिजल्टेंट में बन रहा होगा उस वेव का इक्वेशन ये है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी टाइम डिपेंडेंट है, वो भी टाइम डिपेंडेंट है, ध्यान से देखना, एम्पलीट्यूड भी टाइम डिपेंडेंट है। तो अब अगर एम्पलीट्यूड भी टाइम डिपेंडेंट होगा तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कभी कम हो रहा होगा और कभी ज्यादा हो रहा होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अब अगर हम यहां से बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल रही होगी वो मैं तुम्हें बता देता हूं, और बीट पीरियड क्या मिल रहा होगा। तो इसको यहां डालता हूं मैं। यहां से आएगा अपने पास बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब n1 माइनस n2 का जो डिफरेंस है, जो यहाँ पे तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये। अब तुम ऐसा सोच के देखो कि ये a अपना मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म 0 कब होगा, सॉरी ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, और ये वाला टर्म 1 कब होगा, जब n1 माइनस n2 जो है ये 0 हो जाए। 0 हो जाए। तो जब n1 माइनस n2 0 हो जाएगा, अब n मतलब पूरा का पूरा 1 बनने का मतलब क्या है कि ये पूरी चीज जो होनी चाहिए, ऐसे दिखाता हूं मैं तुम्हें। मैं बोलूंगा कि व्हेन cos, सॉरी पेन यूज कर लेता यार मैं, व्हेन cos पाई n1 माइनस n2 t, ये या तो +1 बने या -1 बने। तो ये +1 और -1 कब बनेगा, ये बनेगा n पाई पे जाकर के +1 और -1 बनेगा। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिलेगा पाई इंटू n1 माइनस n2 t इक्वल टू n पाई, और मैं यहाँ से पाई कैंसिल करूंगा तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, n अपॉन n1 माइनस n2, और n को हम वैल्यू क्या दे रहे हैं 0 1 2 3 4, क्योंकि ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे चल रहा होगा ना, तो 0 1 2 3 4 ऐसे दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हमारे पास जो पहली वाली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रही होगी वो कब आएगी, t इक्वल टू 0 पे, फिर दूसरा कब आएगा 1 अपॉन n1 माइनस n2 पे, फिर तीसरा कब आएगा 2 अपॉन n1 माइनस n2 पे। तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का अगर हम पीरियड निकालेंगे तो पीरियड किसके इक्वल आ रहा है, 1 अपॉन n1 माइनस n2 के इक्वल आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो हम टाइम पीरियड का उल्टा कर देते, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। यहां तक बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है सर ये एक बार बीट्स का डायग्राम दिखाना एक बार। बीट्स का डायग्राम बिल्कुल तुम यहाँ से ग्राफ से ही देख सकते हो। अगर हमारे पास ऐसा दिख रहा है कि a sin 2 पाई n1t और दूसरा दिख रहा है a sin 2 पाई n2t, तो दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम ही है, दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम ही है। अगर हम ग्राफ Yes, sir. प्लॉट करने जाएंगे तो देखना ऐसा दिख रहा होगा। यार रुको, अगर मुझे कहीं गूगल पे ही दिख जाता है ना, तो क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक सेकंड रुकना, अगर कहीं गूगल पे मुझे दिख रहा होगा तो मैं यहीं से उठा करके तुम्हें दे देता हूँ। ऐसा डायग्राम होगा, ऐसा देखो हमारे पास ये दो वेव हैं, एक है ये ब्लू वाला और एक ये रेड वाला। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर तुम यहां से देखोगे, यहां से देखना चालू करना या यहां से देखना चालू करना, ठीक है। अगर हम यहां से देखना चालू करते हैं तो हम बोलेंगे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब एक पीरियड चालू हुआ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा था, लेकिन जब दूसरा टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो हल्का सा डिफरेंस दिखा, तीसरा टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो थोड़ा और ज्यादा दिखा। और एक कंडीशन ऐसी है कि एक बीट बिल्कुल ऊपर चली जाती है, एक बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो इस केस में जब तुम देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 हो जाएगा।
और फिर इसके बाद ये आगे जाते जाते एक जगह पे आएगा कि ये पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जा रहा होगा। तो जब इन दोनों को मर्ज करते हैं ना तो ऐसा बनता है कि बिल्कुल लो होगा, फिर बिल्कुल हाई होगा, फिर लो होगा, फिर हाई होगा, फिर लो होगा। तो ये जो जा रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बीट। यहां से यहां तक आने के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं बीट पीरियड। जो ऊपर दिखा रहा था ये 1 बीट क्या है, बीट पीरियड क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितनी बीट्स आ चुकी हैं। तो ये होता है बीट वाला डायग्राम और ये होती है इक्वेशंस। अभी क्लियर हुआ ये थोड़ा? यस सर। ठीक है। अब होता है क्या कि हमें कभी कभी ये निकालना होता है कि अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डिटरमाइन करनी होती है अननोन फ्रीक्वेंसी। तो किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एक साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एक साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हम उसी की हेल्प कर लेंगे, मतलब वही फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और फाइंड करेंगे। अब देखते हैं, बोल रहा है लेट n2 इज द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक। जनरली ट्यूनिंग फोक के थ्रू ही निकालते हैं हम लोग। तो एक दो ट्यूनिंग फोक है। ट्यूनिंग फोक पता है ना क्या होते हैं? इस तरीके के होते हैं, तुम लोगों ने लैब में देखे होंगे। पता है सर। हाँ, ऐसे होते हैं ट्यूनिंग फॉक। तो एक ट्यूनिंग फॉक है बी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। एंड दिस ट्यूनिंग फॉक बी प्रोड्यूस x बीट्स पर सेकेंड विद अनदर ट्यूनिंग फॉक ए से ए, जिसका फ्रीक्वेंसी है n1। तो ट्यूनिंग फॉक इसको मैं ले लेता हूँ ए, और दूसरा ट्यूनिंग फॉक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, दैट इज बी। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई कि इसकी फ्रीक्वेंसी n1 है और मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो बीट्स हो रहे हैं वो कितने हैं? वो बोल रहा है कि x बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो b की फ्रीक्वेंसी क्या होगी n1 प्लस x, और या फिर b की फ्रीक्वेंसी होगी n1 माइनस x। तो क्या बोलेगा कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सोर्सेज। देयरफॉर n2 कैन बी। अब वो कैन भी बोल रहा है, मतलब दो कंडीशन बता रहा है। इसके लिए क्या बोल रहा है कि या तो n1 प्लस x हो जाए या फिर n1 माइनस x हो जाए। लेकिन n1 प्लस x होगा या n1 माइनस x होगा, ये किससे पता चलेगा? तो ये हमें इससे पता चलेगा कि ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर प्रोड्यूस कर रहा होगा तो n1 प्लस x, और अगर कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा होगा तो n1 माइनस x। अब ज्यादा कब करेगा? ज्यादा ये तब करेगा जब ये थोड़ा सा लाइटर होगा, और कम फ्रीक्वेंसी तब करेगा जब ये थोड़ा सा हैवियर होगा। ये दो कंडीशन हो सकती हैं, लाइटर और हैवियर वाली। तो अब हमें वो देखना होगा कि कब लाइटर होगा, कब हैवियर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे चलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए कुछ कुछ केसेस है, वो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। इसी पेज पे ही कर दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यार ये किसी के घर का थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, तो जिसने भी अपना माइक ऑन कर रखा हो यार ऑफ कर लो थोड़ी देर के लिए। आकाश कुमार बुधेला। आप ध्यान से देखना, वो बोल रहा है कि दो केसेस हो सकते हैं, या तो लोडिंग हो सकती है या फिर फाइलिंग हो सकती है। फाइलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने उसको हल्का कर दिया, लोडिंग का मतलब हमने उसको भारी कर दिया है। इफ बी इज लोडेड विद वैक्स सो इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अगर भारी होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये याद रखो। अगर भारी है तो कम फ्रीक्वेंसी, हल्का है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी। भारी है तो कम मूव करेगा इसलिए कम फ्रीक्वेंसी होगी, हल्का होगा तो ज्यादा। तो अगर वो भारी है तो हम क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस। तो n2, एक सेकेंड, हाँ, अब वो यहां से ही समझना यार वो क्या बोल रहा होगा। इफ नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस n2 हो जाएगा n1 प्लस x। इफ नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेस n2 हो जाएगा n1 माइनस x। इफ नंबर ऑफ बीट्स रिमेन्स अनचेंज्ड n2 हो जाएगा n1 प्लस x, एंड इफ नंबर ऑफ बीट्स रिमेन्स 0 n2 इक्वल टू n1 प्लस x। अब इसमें क्या है ना कि तुम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। मैं इसको ना एक दो क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा तुम्हें। अगर वो तुम्हें ऐसा बता देता है कि क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा तुम इसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे इस डायग्राम में। तुम ऐसे मान के चलो कि हमारे पास ये दो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कंडीशन दी जाएगी कि हमने बी को लोड कर दिया। बी को लोड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी और कम होनी चाहिए, और फिर वो बीट्स वाली कंडीशन तुमसे पूछ रहा होगा। या तो वो तुम्हें पहले बता देगा कि कौन हल्का है और कौन भारी है, या फिर वो तुम्हें क्या बोलेगा कि वो तुम्हें ऐसा बोल सकता है कि
बी को जब हमने लोड कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे चलो एक एग्जांपल ही लेकर के बताता हूँ, इतना क्यों दिमाग खर्च करना। ए की फ्रीक्वेंसी उसने बोल दी थी कि 250 है सपोज, और वो बोल रहा था कि बीट्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं सपोज 4 बीट्स जनरेट हो रही है। अब वो बोलता है कि व्हेन बी इज लोडेड, अब ध्यान से समझते जाना, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हेन बी इज लोडेड, अभी बी लोड नहीं था, अभी नॉर्मल कंडीशन में 4 आ रही थी, वो बोल रहा है व्हेन बी इज लोडेड देन बीट्स आर 2, 2 ही बीट जनरेट हो रही है। नाउ फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। ठीक है, अब इस केस को हम समझते हैं कि हम कैसे हैंडल करेंगे। उसने बोला कि n1 हमारे पास ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि b की फ्रीक्वेंसी को मैं n2 ले रहा हूं। n2 के पास 2 चॉइस हो सकती हैं, या तो वो हो सकता है 254 और या हो सकता है वो 246, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर हमने b को लोड कर दिया तो b को लोड करने का मतलब क्या होगा, b को लोड करने का मतलब होगा कि n2 थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। अब n2 में देखो, अगर इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये थोड़ा सा कम होगा और डिफरेंस 2 आ सकता है। लेकिन अगर तुमने इसको कम कर दिया, 246 के नीचे कर दिया, तो अब इन दोनों का डिफरेंस 2 तो नहीं आने वाला, 4 से ज्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b को लोड किया और बीट्स 2 आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये वाला आंसर। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसा बोलते कि व्हेन b इज लोडेड एंड बीट्स आर 5, तो फिर हमें ये वाला आंसर पिक करना पड़ता। तो यहां से तुम्हें समझना पड़ेगा, 2 ऑप्शन बन जाएंगे। अब आगे वो तुम्हें बताएगा कि हम बी के साथ में क्या करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें काम करना पड़ेगा। और लोडिंग में हम कभी बी को भी लोड कर सकते हैं, कभी ए को भी लोड कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर एक बार ये फिर से बता दीजिएगा सर, मेरे पास आवाज पूरा लैग हो रहा था सर। देखो मैंने क्या बोला था कि ए का फ्रीक्वेंसी था 250 और बीट्स जनरेट हो रहे थे 4। अगर मैंने बोला कि बी इज लोडेड, व्हेन बी इज लोडेड देन बीट्स आर 2, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 का डिफरेंस है ना यहाँ पे, तो या तो हो सकता है कि 254 हो जाए या हो सकता है 246 हो जाए, ये 2 चॉइसेस हो सकती हैं। अब बी को लोड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने बी को थोड़ा सा लोड किया तो सिंपल सी बात है कि फ्रीक्वेंसी डाउन जानी चाहिए, 254 तो नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी डाउन जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूं और फिर डिफरेंस निकालता हूं तो 2 आने का चांसेस है, क्योंकि अगर मैंने इसको 2 डाउन किया तो इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने 246 को डाउन किया 2 यूनिट से, तो ये तो 244 चला जाएगा ना, और डिफरेंस निकालोगे तो 6 बीट्स आने लगेंगे। मतलब 246 को अगर हम एनी हाउ डाउन कर रहे हैं और फिर इसके साथ डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कभी भी 2 नहीं आ सकता। लेकिन इसको डाउन कर रहे हैं और डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 2 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर ये वाला होना चाहिए। यस सर। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं अलग अलग तरीके से दिखाता हूं। पहली कंडीशन ये थी, अब मैं दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं, यहां पे देखना, इसका सेकंड पार्ट लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि व्हेन A is loaded, when A is loaded then beats are 2. Now find the frequency of B. तो भाई देखो यहां पे कंडीशन बिल्कुल वैसी सिंपल है। तुम्हें A की फ्रीक्वेंसी तो पता है, A की फ्रीक्वेंसी तुम्हें कितनी पता है, 250 पता है। अब B की फ्रीक्वेंसी में हमारे पास फिर से 2 चॉइस आ रही हैं। 2 चॉइस कौन सी आ रही है, एक आ रही है 254 और एक आ रही है 246। अब अगर हमने A को लोड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन जाएगी, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन जाती है 250 के नीचे जाती है तो इन दोनों का डिफरेंस तो कभी 2 नहीं आ सकता। लेकिन इसका और इसका डिफरेंस जो है वो 2 आ सकता है। अगर ये 2 यूनिट डाउन गया तो इसका डिफरेंस 2 आ सकता है। मतलब अब हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अब जैसे मैंने क्या किया कि इन दोनों को लोड किया, इसी तरीके इन दोनों को फाइल भी कर सकते हैं। फाइल करने का मतलब मैंने हल्का कर दिया है। फाइल करने का मतलब क्या होगा कि मैंने इनको हल्का कर दिया है। अब हल्का करने का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि व्हेन A is filed,
then beats are 2. Now find the frequency of B. तो अभी फिर से हम उसी तरीके से जाएंगे आगे, फिर वैसे ही बढ़ेंगे कि हम बोलेंगे हाँ ए का फ्रीक्वेंसी था 250, तो बी के पास दो चॉइस आ गए थे 4 बीट होने की वजह से 254 और 246। अगर ए को फाइल कर रहे हैं मतलब हम इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो डिफरेंस केवल इसके साथ में ही 2 आ सकता है, इसके साथ में तो 2 नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से वो 3-4 केस बना सकता है क्वेश्चन में और तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी अगर ये समझने में किसी को डाउट हो तो मुझे एक बार पूछो, और अगर डाउट नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो चले फिर आगे क्वेश्चंस पे हम लोग। यस सर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस कॉपी कर रहा हूँ। हाँ भाई, सॉल्व हो गए? यस सर। ठीक है, आंसर बताओ जरा क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आया? हम्म, 23 का 23 में डाउट है सर, बाकी सब हो गया। 24 का बताओ फिर। 24 का सर 390। नहीं, ABCD में से बोलो। सर डी। गलत है यार, 24 का C है। 25 का बोलो। इंटरफेरेंस ए। A करेक्ट है। 26 का सर 16:1 डी। D करेक्ट है। 27 का 27 का सर 27 का है 1/8 सी। 28 का सर 28 का आया 320 सी। ठीक है, यहीं तक दिए थे, 29 भी दिया था ना।